प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के त्योहार से पहले जिस पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां राम नाम का सूत्र एक कुटुंब के रूप में सबको बांधता है। श्रीलंका में पग-पग पर राम के नाम का सूत्र और पौराणिक काल का वो सेतु जो भारत और श्रीलंका को आज भी जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्रीलंका से तमिलनाडु का रुख करेंगे। और रामनवमी के अवसर पर हम आपको तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच त्रेता युग का सबसे अलौकिक चिन्ह दिखाएंगे, जहां आज भी श्री राम के चरणों का साक्षी बने स्थापित है राम सेतु। ये राम सेतु है जिसका निर्माण हुआ था जब राम जी की सेना रावण को हराने के लिए, सीता मां को वापस लेकर आने के लिए लंका कूच के लिए निकली थी। ये राम सेतु है जिसका निर्माण राम जी के इंजीनियर्स नल और नील ने किया था। ये राम सेतु है जो भारत की धरोहर है, हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। श्री राम के केवल पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक चिन्ह आज भी मौजूद है और साथ ही दर्ज हैं वो तथ्य जो नई पीढ़ी के मन की हर शंका का जवाब देते हैं। आज हमारे साथ चलिए समुद्र के उस छोर तक जहां से शुरू होता है वो सेतु जिस पर चलकर राम जी की सेना ने रावण की लंका पर चढ़ाई की थी। भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम छोर पर इस समय हम मौजूद हैं। सामरिक रूप से इसे फिफ्थ आइलैंड कहा जाता है। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी, दूसरी ओर से अरब सागर का पानी यहां पर आकर मिलते हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम से आगे धनुषकोडी और वहां से आगे राम सेतु के बीचों बीच गुजरती है भारत के दक्षिणी सरहद की ये रेखा। यहाँ भारत और श्रीलंका की सीमा पर समुद्र भी है और छोटे छोटे टापुओं के समूह भी। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तट रक्षकों पर है और हम उनके साथ ही आपको उस इलाके तक लेकर चलेंगे जहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। धनुषकोडी हम पहुंचे हैं, 5:45 लगभग बज रहे हैं। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको वो लाइट हाउस की लाइट इस समय भी दिखेगी। धनुषकोडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो टाउन है वो हुआ करता था। हालांकि 1964 में जब एक बार यहाँ पर सैलाब आया, यहाँ पर तूफान आया, उसके बाद से ये पूरी तरीके से नष्ट हुआ और उसके बाद रामेश्वरम में पूरा केंद्र यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ से सवार होंगे इस होवरक्राफ्ट में और उस IMDL की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जो इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन है, जहाँ पर आप श्रीलंका से भारत के बीच जो अंतिम हिस्सा है वहाँ तक हम आपको लेकर चलेंगे। जिस तट को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे थे वो धनुषकोडी का ऐतिहासिक नगर। ये हमेशा से प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से जूझता रहा। 1964 के दिसंबर में एक चक्रवाती तूफान ने तो इस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तब यात्रियों समेत एक पूरी रेलगाड़ी सैलाब में बह गई थी। तब से राज्य सरकार ने इसे लोगों के रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारत और श्रीलंका के बीच छोटे द्वीपों तक जाने के लिए यहीं धनुषकोडी से होकर आगे जाना होता है। हम जहाँ जा रहे हैं, ये IMDL की तरफ हम जा रहे हैं अभी। ये क्या आइलैंड्स इसी तरीके के या ये धनुषकोडी का ही एरिया है? नहीं, ये सब आइलैंड्स हैं मैम। हाँ। एंड इन्हीं को हम राम सेतु कहते हैं या एडम्स ब्रिज कहते हैं।
यही वो आइलैंड्स हैं। ये चेंज होते रहते हैं ड्यू टू सी करंट, ड्यू टू वेरियस वेदर फिनोमेनास। इनका लैंड मास जैसा आप मैप में देख रहे हैं, ये कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी कहीं। शिफ्टिंग सैंड बैंक्स कहते हैं इनको हम लोग, तो शिफ्ट होते रहते हैं। ये IMBL है हमारा, ये श्रीलंका आ जाता है। और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। जी जी, एक तरफ बंगाली खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, और उसके बीच में हम इस समय आपको उसके लेकर बीच चल में रहे इस हैं। समय हम लोग। ज्वार भाटे में जहां अभी जमीन है, कुछ देर में केवल पानी। सीमा रेखा का बोध बहुत अनुभवी आंखों को ही रहता है। आगे बढ़ते हुए लगभग आधे घंटे में हम उस अलौकिक स्थान पर पहुंच गए। यहाँ जिस जगह पर मैं इस समय हूँ, ये 5वां टापू कहलाता है, 5th आइलैंड कहलाता है, और भारत की सीमाएं यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती हैं। भारत की जो लैंड बॉर्डर है वो यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो मैरीटाइम जो बॉर्डर है वो कुछ और आगे का हिस्सा है। लेकिन इसके बाद जो अगला टापू आएगा वो श्रीलंका। पर पौराणिक काल को याद कीजिए तो वो पूरा समूचा अखंड भारत की तस्वीर, जहाँ पर ये राम सेतु ही राम जी की सेना का मार्ग बना था जब लंका पर कूच उनकी सेना ने किया था। इसका निर्माण बेहद वैज्ञानिक रहा। इसका निर्माण जब किया जा रहा था तो वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि सबसे ऐसे हिस्से को ढूंढा गया जहां पर बहुत अधिक निर्माण की आवश्यकता न हो। ऐसे हिस्से को ढूंढा गया जहां पर जो धरती का हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊंचा, यानी समुद्र की गहराई कम, और उस पर से होते हुए ये निर्माण किया गया था। जिस टापू पर हम पहुंचे वो कोई सामान्य टापू नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच सेतु है। समुद्र सेतु, सेतुबंध या फिर राम सेतु। इसके कुछ हिस्से जलमग्न हैं और कुछ टापू के रूप में बीच बीच में ऐसे ही दिखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच इस सीमा पर 12 छोटे द्वीप हैं, जिनमें आइलैंड 1 से 5 तक भारत के पास है और 6 से 12 श्रीलंका के पास। भारत के इन द्वीपों पर कोई नहीं रहता। ये एक ऐसी जादुई भूमि है जहां के बारे में आपने केवल सुना होगा। 2 टापुओं के बीच आप चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की जानकारी जरूरी है, वरना सेतु के किनारे तीखी ढलान का खतरा भी है। ये सर हम चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें कि हम किस हिस्से में इस समय मौजूद हैं। यहाँ हमारे जो इंडिया का जो लास्ट कोना है मेनलैंड का, जो है धनुषकोडी। धनुषकोडी के बाद एक आइलैंड की सीरीज़ है, तो उसमें जो पहले 5 आइलैंड हैं वो इंडिया की साइड है। तो इस समय हम लास्ट आइलैंड पे हैं, जो 5वें आइलैंड पे, और यहाँ से थोड़ी दूर पे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है जो पानी के ऊपर है। ओशन का जो लेवल है वो चेंज जो होते रहता है, जो पूरी पृथ्वी पर ही, उसका असर इन इलाकों में भी मिलता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक ऐसा लैंड मास है जिसकी डेप्थ बहुत कम है। तो कभी जैसे जैसे टाइडल और ओशन लेवल ऊपर नीचे होता है, तो हो सकता है कि पहले कभी ऐसा हो कि टाइडल ओशन लेवल बहुत नीचे होगा और उस टाइम ऐसा हो सकता होगा कि हम क्रॉस भी कर सकते हैं। बट अभी ऐसा है कि क्योंकि कुछ आइलैंड हमारी तरफ है, तो बीच में डेप्थ है जो अभी तो पैदल नहीं पार कर सकते, बट जो एडम्स ब्रिज है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कभी ऐसा हो सकता है पहले हो कि जब हम क्रॉस कर सकते हो। इसे एडम्स ब्रिज कहिए, सेतु समुद्रम या राम सेतु। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता हुआ ये हिस्सा रामायण की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का सबसे पहला साक्ष्य है। ये आज से युगों पहले की बात है। मान्यताओं में श्री राम का काल करोड़ों साल पुराना है और कुछ वैज्ञानिक शोध के आधार पर इसे लगभग 7,500 साल पुराना बताते हैं। माता सीता की खोज में श्री राम अपनी सेना के साथ रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचे थे। उन्हें लंका पहुंचना था और सामने था अथाह सागर।
अगर समूची सेना को सागर पार ले जाना था तो पुल का निर्माण आवश्यक था। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में राम सेतु को लेकर विस्तार से वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार हिंद महासागर पर सेतु बनाने के लिए श्री राम ने उस वक्त के बड़े शिल्पीकार नल को दायित्व सौंपा। नल विश्वकर्मा के वंशज थे। 3 दिनों तक रेकी के बाद नल ने वो जगह खोज निकाली जहां पर भारत से लंका तक पानी कम था। भारत से लंका के बीच इस जगह पर छोटे-छोटे द्वीप थे। ऐसे स्थान को जामवंत के परामर्श के अनंतर नल और नील दोनों भाइयों ने खोजा, जो स्थान काफ़ी कम दूरी ग्रहण करता है। और वह स्थान खोजने के बाद नल और नील दोनों भाइयों ने मिल करके उस राम सेतु नामक पुल को बनाया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक नल ने सेतु बंध के निर्माण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जो उस दौर की कुशल इंजीनियरिंग का नमूना है। सबसे पहले समुंदर के किनारे किनारे चारों तरफ सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद सेतु बंध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों ऐसे इंजीनियर थे, दोनों ऐसे वो अभियंता थे जो साक्षात विश्वकर्मा के ये पुत्र थे। इस प्रकार उनके डीएनए में अभियंता था। और वो एक कहानी आती है उस क्रम में कि ये दोनों जो पुत्र थे नल और नील, ये ऋषियों को कभी कभी उठा करके समुद्र में फेंक देते थे। परिणाम स्वरूप ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि आपके हस्त से स्पर्श होकर के जो भी जल में जाएगा वह ऊपर से तैरने लगेगा। सेतुबंध बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के जंगलों से पेड़ों को काटकर सैनिकों ने ढेर लगा दिया। फिर एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रस्सियां बांधी गईं। इसके बाद समुद्र में पेड़ के तने डाले गए। पेड़ के तने के ऊपर बड़े पत्थर और उसके ऊपर छोटे पत्थरों का ढेर लगाया गया। एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रास्ता बनाने के बाद अगले द्वीप से उसे इसी तरह जोड़ा गया। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है कि कैसे राम सेतु का निर्माण हुआ। तो उसमें वो कहते हैं कि जिन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा गया वो पत्थर भी तर गए थे। तो रामचरितमानस जो कि आज घर घर में पूजनीय है, उसमें आपको ये वर्णन मिलेगा। और कई जगहों पर आपको वो पत्थर आज भी मिलते हैं जो मंदिरों में रखे हुए हैं, जिन्हें कहा जाता है कि रामेश्वरम से लाए हुए पत्थर हैं। हालांकि रामेश्वरम के तट पर, धनुषकोडी के तट पर, या फिर यहाँ जिस हिस्से में हम हैं राम सेतु के, वहाँ पर आपको ऐसे पत्थर नहीं दिखेंगे। लेकिन देश के कई और मंदिरों में आपको ऐसे पत्थर दिख जाते हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तुलसी रामायण में कहा गया है कि पानी के देवता वरुण ने श्री राम को बताया कि उनकी सेना में मौजूद नल नील नाम के वानर जिस पत्थर पर उनका नाम लिखकर समुद्र में डाल देंगे वो तैरने लगेगा। राम सिया राम जय जय राम। हालांकि तुलसी रामायण में वर्णित तैरते पत्थरों का प्रमाण आज भी रामेश्वरम में मिलता है। पुरातत्व विशेषज्ञ ऐसे पत्थरों के वजूद को मानते हैं। राम सेतु था, क्योंकि वहाँ आज भी जाइए तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और जिनमें वो थोड़े थोड़े सुराग होते हैं जो तैरते हैं। वो उसकी वजह से तैरते हैं, कोई पानी उनके पास से निकलता। लेकिन जब आप उन्हीं पत्थरों को एक साथ एक जगह भर देते हैं तो रास्ता तो रुकेगा ही। भारत की सियासत में राम जी के अस्तित्व को लेकर प्रश्न उठते रहे थे। जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 1993 में राम सेतु का सैटेलाइट चित्र जारी किया, ये पहली बार था कि राम सेतु को लेकर इतनी स्पष्ट तस्वीर और इतने पुख्ता तथ्य सामने आए थे। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखी, वो राम सेतु के मान्यता रूप को एक वैज्ञानिक प्रमाण दे गई। पश्चिमी लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु कहा गया है क्योंकि शिल्पी नल ने इसका निर्माण किया। आज से 7,000 साल पहले
जल का स्तर भारत और लंका के बीच में उठकर इस लेवल में जस्ट आया था कि राम सेतु डूबने के स्टेज में था। यानी 7000 साल पहले ऐसी अवस्था थी कि वह राम सेतु आने जाने लायक तो था, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं 1-8 मीटर पानी था। उसको भर कर पाट कर पुल बनाया जाना संभव था। नासा ने सैटेलाइट की जो तस्वीरें जारी की, उसका बारीकी से परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक अलग अलग मत प्रकट करते हैं। कुछ इसे प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ मानव निर्मित। हालांकि इसकी बनावट और जगह जगह पर घुमाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसे मानव ने ही बनाया है। देखिए, ये सवाल पूछा जाता है कि मानव निर्मित है राम सेतु या ये प्राकृतिक है। इसको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो समुद्र की कम गहराई है वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। तो ऐसा नहीं कि वो कि बहुत गहरे समुद्र से किसी ने लाके ब्रिज बनाया, वो प्राकृतिक है। अगर समुद्र का तल थोड़ा, जैसे आजकल है कि समुद्र का तल थोड़ा ऊपर बनेगा तो वो बिल्कुल समुद्र के अंदर आ जाएगा, और समुद्र का तल थोड़ा नीचे जाएगा तो वो काफ़ी कुछ ज़मीन जैसा बन जाएगा जिसमें बीच में छोटे छोटे गड्ढे जैसे होंगे। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक है, लेकिन उसको पत्थर वत्थर डाल के बीच के गड्ढे वड्ढे पाट कर श्रीलंका तक जाने लायक एक जो सेतु बंद बनाया गया, ये बनाना पॉसिबल था। वो मानव निर्मित हो सकता है। आज के संदर्भ में देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा अदृश्य समुद्र सेतु की लंबाई करीब 35 किलोमीटर है। भारत की तरफ से जाएं तो इस पर 8 द्वीप पड़ते हैं। द्वीपों के बीच आज भी पानी ज्यादा नहीं है। कहीं कहीं तो लोग पैदल ही चल सकते हैं। राम सेतु की चर्चा होती है तो अक्सर नासा द्वारा प्रचारित एक चित्र का भी बहुत वर्णन किया जाता है। मैंने भी वो चित्र देखा है। उसके बारे में मैं खाली इतना ही कह सकता हूँ कि ये चित्र ये दिखाता है कि भारत और श्रीलंका बीच का जो समुद्र है वो बहुत छिछला समुद्र है। तो अगर देख के मालूम पड़ता है, वो रिमोट सेंसिंग की पिक्चर है। और ये मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ, उस समय समुद्र का तल बहुत नीचे था। तो वो पिक्चर वही कहती है जो हम लोग कहते हैं कि अगर समुद्र का तल थोड़ा सा भी नीचे कर देंगे तो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। विनय न मानत जलधि जब गए 3 दिन बीत, आपको हम इसीलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि भय बिन होई न प्रीत की बात जब श्री राम के संदर्भ में इसी समुंदर की होती है, तब ये कहा जाता है कि राम जी 3 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे कि समुद्र रास्ता छोड़ेंगे। समुद्र ने रास्ता नहीं छोड़ा और तब किस तरीके से यहाँ पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। अब यहाँ देखिए, समुंदर के जिस हिस्से में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर एक धरती के हिस्से से, एक टापू से दूसरे टापू तक पहुँचने के लिए अब तो थोड़ा सा पानी वहाँ पर बढ़ा है, जहाँ पर गर्दन तक पानी आता है, लेकिन आमतौर पर आपको 4 फीट के आसपास का पानी, जिसे पार करते हुए आराम से लोग आ जा सकते हैं। और ये बताता है राम सेतु जिस जगह पर उसका निर्माण हुआ, वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ भौगोलिक आज भी हैं। समुद्र में डूबा हुआ राम सेतु श्री राम के पुरातात्विक प्रमाण देता है। भारत की तरफ से राम सेतु पर जाने के लिए पहले रामेश्वरम, फिर धनुषकोडी और उसके बाद पंबन तक सड़क से जाना होता है। पंबन से पानी का सफर तय कर आप समुद्र सेतु को देख सकते हैं। श्रीलंका से राम सेतु की शुरुआत केतुश्वरम से होती है। यहाँ पर एक विशालकाय शिव मंदिर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण यहाँ पर रोज शिव आराधना के लिए आता था। जैसे भारत में रामेश्वरम मंदिर है, ठीक वैसे ही श्रीलंका में केतुश्वरम मंदिर का स्थान है। श्रीलंका में केतुश्वरम से मन्नार तक सड़क जाती है। दरअसल एक लंबा समय बीता जब लोग नकारते रहे कि राम सेतु तो है ही नहीं, लेकिन फिर भूगोल ने खुद ही उस साक्ष्य को उगलना शुरू किया। आज भी
जब आप भारत के छोर से होते हुए श्रीलंका की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं धरती के जो बाहर की ओर उभरे हुए हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी में आप चलकर आगे बढ़ सकते हैं। इतना छिछला है वो हिस्सा क्योंकि इसके नीचे एक पूरा मार्ग है, एक पूरा सेतु है। और राम के सेतु को तोड़ने के लिए राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। बात बहुत पुरानी नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान सेतु समुद्रम नाम से एक योजना पर काम शुरू हुआ, जिसके तहत इस सेतु को तोड़कर उसके पास से एक रास्ते का निर्माण करना था। कुछ धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने आस्था के आधार पर इसका विरोध किया। समुद्र सेतु को राम सेतु कहकर राम की विरासत होने का दावा किया तो 2007 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री कपिल सिब्बल ने अदालत में यह हलफनामा पेश किया कि राम के वजूद का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर राम सेतु राम का कैसे हो सकता है? No, there is no scientific basis to show that this structure was man-made. दिल्ली में जब आपकी सरकार थी, मैडम, रिमोट कंट्रोल से आपकी माताजी दिल्ली की सरकार जब चलाती थी, नामदार महोदय, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कहा है कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उस दौर में यूपीए सरकार के इस कदम की घोर आलोचना हुई, जमकर विरोध हुआ। धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के अलावा इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाने वालों में कई पर्यावरणविद भी शामिल थे। श्रीलंका सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सावधानी बरतने को कहा। दिलचस्प ये भी है कि अंग्रेजों के समय से लेकर आजादी के बाद तक जब भी यातायात के लिए इस क्षेत्र में ड्रेजिंग की कोशिश हुई, इसकी बनावट ऐसी है कि इसे तोड़ने में इंजीनियर्स के पसीने छूटने लगे। हालांकि 2021 में इस प्रोजेक्ट पर विराम लगाने के बाद जनवरी 2023 में तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर लिया था। आज भी समुद्र सेतु की ऊपरी सतह समतल है। सेतु पर बालू की मोटी परत को अगर सावधानी पूर्वक हटाया जाए तो सेतु की परत दिखाई दे सकती है। हालांकि सबसे नीचे डाले गए पेड़ हजारों साल बीतने के बाद कार्बन में तब्दील हो गए होंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह सेतु 1 और 100 के अनुपात में बना है, यानी 100 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। आज भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलई मन्नार के बीच की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, जबकि सेतुबंध की चौड़ाई 3.5 किलोमीटर। यानी आज भी सेतुबंध 1 और 10 के अनुपात में है। आज भी सेना के चलने का, जब किसी पुल के ऊपर या ऐसे किसी के ऊपर जो हवा में बनी हुई वस्तु होती है उसके ऊपर चलते, कभी भी सेनाएं मार्च या एक दस्ता एक तरीके से नहीं चलता है। ऐसे ही बनाते समय उस समय भी ध्यान किया गया और उस समय पर भी इस बात को ध्यान रख के किया गया कि सेना जो है एक सार न चल सके, तो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं दिया गया। तो ये भी माप था, नल नील के द्वारा निकाला गया कि जितनी लंबाई रखी जाए उसका 10वां हिस्सा ही चौड़ाई रखी जाए। तो आज भी लगभग वो 35-36 किलोमीटर अगर पड़ता है तो लगभग 3.5 किलोमीटर की चौड़ाई का ही लगभग अंतर आता है। इसका विशेष ध्यान रखा गया कि 1/10, तब भी 100 योजन का 10 योजन उसकी चौड़ाई रखी गई थी। मान्यताओं और शोध के अनुसार एक अकल्पनीय सच्चाई सामने आती है। सोचिए, 5 दिन में 35 किलोमीटर लंबा सेतु बनकर कैसे तैयार हुआ होगा। राम सेतु यानी वो सेतु जिसका निर्माण राम जी की वानर सेना ने किया था, वो सेतु जिसका निर्माण राम जी के इंजीनियर्स नल और नील ने किया था। जमाना बीत गया, सदियां बीत गईं, लोग ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति ने स्वयं इसकी गवाही दी और इस समय मैं राम सेतु पर ही खड़ी हूं। जी, भारत से श्रीलंका को जोड़ता हुआ
एक ऐसा मार्ग है जिसका कुछ हिस्सा पानी के नीचे है, कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर अभी भी है, यानी एक टापू के रूप में, एक द्वीप की शक्ल में। यहाँ कोई नहीं रहता है, इन द्वीपों पर कोई नहीं रहता है, लेकिन इस तरह के टापू आज भी गवाही देते हैं राम सेतु के अस्तित्व के। लोगों ने पिछले 15,000 साल में समुद्र तल में आए हुए परिवर्तनों का पता लगाया है, एक सी लेवल कर्व बनाया है। इस कर्व के जो है ये करीब 7,000 साल पहले आज की स्थिति में आया था और आज से ऊपर चला गया था। तो अगर 7,000 साल के आसपास देखें, 100-200 साल पहले, कुछ पहले, तो समुद्र का तल आज की तुलना में 2 से 3 मीटर नीचे था। समुद्र विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। आधुनिक काल में राम सेतु समुद्र के जल स्तर से करीब 9 फीट नीचे जलमग्न है। अगर हम देखें तो समुद्र का तल आज से थोड़ा नीचे था, और अगर आप इंडिया और श्रीलंका के बीच का समुद्र देखें तो ये करीब करीब 10 फुट के आसपास है, 3 मीटर के आसपास है। तो अगर आप 3 मीटर समुद्र का तल नीचे करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका करीब करीब कनेक्टेड हो जाता है, या बहुत शैलो सी होगा, बीच बीच में गड्ढे होंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार 7,000 साल पहले यानी 5,000 ईसा पूर्व में समुद्र का जल स्तर करीब 9 फीट नीचे था। इन तथ्यों की पुष्टि पृथ्वी विज्ञान विभाग, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने भी अपने भाषण में की है। The rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly correspond to 9.3 meters, 9.3 feet. The remains of Rama Setu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. आज भी जब हम किसी भी पुल के निर्माण में देखते हैं तो इसी तरह की बातें वहां भी रहती हैं। अब जहां पर बहुत अधिक समुद्र की गहराई नहीं रही, वहां पर उस हिस्से से होते हुए उस सेतु का निर्माण किया गया। और सोचिए, उस काल में इसी धरती से होते हुए, इसी सेतु से होते हुए, इसी पर प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना के पांव पड़ते हुए आगे गए थे वो। रामनवमी भगवान राम के मानव और दिव्य रूप में जन्म लेने की तिथि है, जिसे संपूर्ण भारत सहित विश्व भर में श्रद्धा, निष्ठा और उत्सव भाव से मनाया जाता है। अयोध्या नगरी में श्री राम लला के सूर्याभिषेक के साथ श्री राम नवमी का उल्लास अलौकिक छटा बिखेरता है। सूर्य की किरणें सूर्यवंशी श्री राम की छवि को आलोकित करती हैं। श्री राम नवमी की जो धूम अयोध्या में है, उसका प्रतिरूप पंबन में भी रेखांकित हो रहा है। भारत के सुदूर दक्षिण में जहां लंका चढ़ाई से पहले चरण पड़े थे प्रभु राम के, वो स्थान अयोध्या धाम की तरह आस्था का नवतीर्थ बनने की ओर अग्रसर है। जो राम सेतु कभी राजनीति के केंद्र में आकर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, वो राम सेतु श्री राम तीर्थ बनकर संपूर्ण विश्व में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। हिंदू मान्यताएं जब पत्थर में भी भगवान को पूजती हैं, पानी में देवताओं की स्तुति करती हैं, आसमान में हवाओं की आराधना करती हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ इतनी है कि आस्थाएं तर्क पर नहीं, विश्वास पर चलती हैं, और यह विश्वास ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। वो मान्यता ये मानती है कि राम है तो है, फिर उनसे जुड़ी किसी भी वस्तु पर विवाद कैसा,
फिर वो राम की अयोध्या हो या राम का सेतु। राम सेतु से राम सेतु पर इस विशेष पेशकश में अभी के लिए इतना ही।